नेहा जी और सामने बैठे हुए अभी कुछ नाम ऐसे हैं जिनको मैं जरूर यहाँ से आप सबके सामने, चूंकि आज ये मेरा स्वागत समारोह नहीं है, ये उन सब कार्यकर्ताओं का स्वागत समारोह है जिन्होंने इसमें बहुत परिश्रम किया और आप सबकी भावनाएं इनकी जुड़ी हुई थी। हमारे इधर से बैठे हैं फकीरराम, फकीरदा एकदम खड़े हो जाओ। फकीरराम जी जिन्होंने कोई डिमांड नहीं करी, क्योंकि चुनाव को मैं भी नजदीक से देख रहा था और कहीं बोल भी नहीं रहे थे कि यहाँ पर ये जरूरत है या यहाँ पर कोई मांग हो रही है या चुनाव में कोई सामग्री नहीं मिल रही है। लगातार उसमें जहां पर कम वहां पर हम, इस भावना से काम कर रहे थे आदरणीय फकीरदार। हमारे राम सिंह कैड़ा जी, इनको एक मंडल का प्रभारी बनाया था, धुरा और अमोड़ी मंडल, और ऐसा लग रहा था कि ये राम सिंह कैड़ा जी जो है विधायक भीमताल के नहीं है, बल्कि यहाँ धुरा मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं क्या। रात दिन जो है वहां लगकर, दूसरे हमारे शिव अरोड़ा जी, इनको ऐसी जगह लगाया था जहां पर हम लोगों को जो है वोट ही कम मिलते थे वहां, लेकिन वहां 3 बूथों का जब परिणाम आया तो जहां पर कितने 2100 पड़े थे वहां पर वोट, तीनों बूथों में, मनियारकोट में 95% तीनों वोटों से, जहां की हमको कहते थे कि वोट नहीं मिलते हैं, वहां का सब हमारे विनोद कंडारी जी, विनोद से मैं पूछ रहा था यार एक आध बार घर भी नहीं गए तुम, लगातार वहां। तो इन सब लोगों ने बड़ा वहां पर रहकर काम किया। हमारे मनवीर चौहान जी, ये मीडिया को लगातार यहां से भी और वहां से भी संभाल रहे थे। कैलाश पंत जी, इनको लगातार समन्वय इधर से उधर कर रहे थे। और ऐसे हमारे माने बहुत सारे, मतलब जिनका मैं यहां से नाम नहीं ले पा रहा हूं। शोभाराम जी भी वहां आए थे, आए बहुत लोग थे वहां पर। हालांकि मुझे बार बार बीच बीच में निवेदन भी करना पड़ रहा था सबसे कि यहाँ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहे, बहुत गर्मी हो रखी है, आप लोग चले जाइए यहाँ से। मैं कह रहा था कि आप लोग परेशान मत होइए। अब मैं क्या कहता हूँ वैसे क्योंकि होता क्या है, जब मेरे जैसे लोग चुनाव लड़ते हैं या हम में से जितने लोग मंच में ज्यादातर लोग हैं, अगर कभी उपचुनाव लड़ रहे हो या जनरल चुनाव भी लड़ रहे हो, तो सभी लोगों की इच्छा होती है वहां पहुंचे। लेकिन इस बार ऐसा माहौल वहां पर था कि ऐसा लग रहा था कि वहां पर पूरी पार्टी तो चुनाव लड़ ही रही है, पूरी पार्टी के साथ साथ सभी चंपावत वाले चुनाव लड़ रहे हैं। और 94% लगभग जो है वोट मिला है। अब मैं कल अजय टमटा जी आज यहाँ पर नहीं है, अभी होंगे, कहीं चले गए होंगे। भाई साहब बैठे हैं विश्वास टावर जी, बस पीछे से सोच रहे हैं क्या। तो अजय टमटा जी कल ये कह रहे थे कि पुष्कर भाई, हम लोग ये पूछते कि कहीं कहीं पर जहां पर कांग्रेस को 4 वोट 5 वोट मिले किसी बूथ में, कि हम अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि इनको जरा ढूंढा जाए कि 4-5 लोग कौन है, इनसे कहेंगे भाई आपने ये 4-5 वोट जो दिए हैं वो अगली बार मत देना। तो इस तरह की स्थिति वहां पर हुई। और हमारे 2 लोग आज यहां पर नहीं है, 2 कैलाश। एक तो जिनके बारे में अभी कुलदीप जी कह रहे थे, कैलाश गहतोड़ी जी। अब बहुत सारे आप सब में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप इस विधानसभा से खड़े हो जाइए, इस विधानसभा से खड़े हो जाइए। लेकिन कैलाश गहतोड़ी जी ने पहले दिन, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था और मेरा रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो गया, वहां का थोड़ा लेट हुआ और उन्होंने पहले दिन ही, जब उनकी गिनती 500-600 वोटों की बैलेट की रह गई थी और 5000 वोटों की उनका मार्जिन हो गया था, तो पहले दिन ही उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं सीट खाली कर दूंगा। एक तो वो यहां पर नहीं है, और उसके बाद सच बताऊं तो अब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था इन्होंने कह तो दिया है भाई साहब ना, अब इतना मैं भी अंदर से अब इस प्रकार की मेरे साथ स्थिति हो गई तो मेरे को लगा कि अब ये कह तो रहे हैं, पता नहीं क्यों कह दिया। और मैंने सच बताऊं, भगवान की कसम खा कह रहा हूं कि मैंने उनको कभी अप्रोच नहीं किया कि आप मेरे लिए कहिए कि मैं सीट खाली कर रहा हूं।
और 10 दिन हो गए उसके बाद, चूंकि यहाँ स्थिति ऐसी हो गई, सरकार भी बन गई, इतने सारे आप सब लोग आ रहे थे, मैं इसी में व्यस्त हो गया। मैंने उनको फोन भी नहीं किया कि आपने मेरे लिए सीट खाली करने की घोषणा कर दी है, ना उन्होंने मुझे फोन किया कि जो है मैंने आपके लिए घोषणा कर दी है। उसके बाद वो आए तो अब 21 तारीख को जिस दिन शपथ होनी थी विधायकों की, वो कहने लगे मैं विधानसभा जाऊंगा ही नहीं, मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा। मैंने कहा अरे आपने कहा है मैं सीट खाली कर दूंगा, अगर आप विधानसभा नहीं जाओगे, अब विधानसभा की सदस्यता की आप वो जो शपथ होती लोगे तो आप त्याग पत्र देना होगा तो कैसे दोगे। तब जाके वो एक दिन के लिए विधानसभा गए अपना वहां पर शपथ लेने के लिए, उसके बाद वो फिर विधानसभा गए ही नहीं। और उनका प्रस्ताव मैंने पार्टी को दिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया, माननीय गृह मंत्री जी को बताया, प्रधानमंत्री जी को बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है सोचते हैं, इस पर देखते हैं। और 21 तारीख क्या मतलब, उन्होंने तो 10 तारीख को 10 मार्च को ही घोषणा कर दी थी। 10 मार्च से 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक वो फाइनली नहीं हो पाया कि किस सीट से चुनाव लड़ना है। और 20 तारीख को हुआ, 21 तारीख को उन्होंने प्रातःकाल इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे साथ में। और इस्तीफा देने के बाद उसके बाद सीधे मैं वहां पर, चूंकि बहुत सारे देवी देवताओं के स्थान हैं वहां, उसमें से एक प्रसिद्ध जो है गोरखनाथ जब यहाँ आए थे, गुरु गोरखनाथ का भी स्थान है। मैं सीधे उस स्थान पर गया वहां और उनको भी साथ में लेकर गया। 21 अप्रैल से लेकर कल 3 जून को वो पहली बार अपने घर गए। हाँ, और एक दिन बीच में तबियत खराब हो गई तो एक दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे। और मैं सोच रहा था कि अब चुने इन्होंने इस्तीफा भी दे रखा है, चुनाव भी लड़ा रहे हैं, सारा मैनेजमेंट भी सब खुद ही वो अपना भाग ले रहे थे, सब कर रहे थे। तो मैं उनको फोन करता था कभी कभी रात में मेरे, तो मैं सोचता था कि ये कहीं थोड़ा एक चिड़चिड़ापन नहीं आ जाता। हाँ, एक तो गर्मी होते है वहां पर, इतनी गर्मी की वहां पर, यहाँ अभी 40 डिग्री है तो वहां 46-47 डिग्री है अभी तापमान, 47 डिग्री के लगभग। टनकपुर बनबसा में तराई भावर है वो। तो मैं सोचता था थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाएगा इनके अंदर, लेकिन वो बिल्कुल मस्ती में, उन्होंने जैसे ठान रखा था। और सर्टिफिकेट भी उन्होंने मुझे नहीं दिया लेकर वहां से, मैंने दस्तखत करे, मेरी माँ को सर्टिफिकेट देके आए कल, बोले मैं आपको और घर तक छोड़ के आया हूँ, सर्टिफिकेट देकर गए। और एक दिन तो रात में मैंने फोन किया उनको, मैंने कहा 12 बजे के लगभग मैं टेस्ट कर रहा था जगह है कि सो रहे हैं। तो 12 बजे जगह थे, बोले कि अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया, खाना पक रहा है और गर्मी बहुत है तो लोग बहुत है, 9 लोग कमरे में है, एक कमरे में 9 लोग सो रहे थे वो। और सवेरे एक एक करके बाथरूम में जो है लगा के जा रहे थे। इन परिस्थितियों में भी लड़ा वहां पर चुनाव। और ऐसे हमारे कैलाश शर्मा जी, उनको जब प्रभारी बनाया तो पहले दिन से 2-3 दिन के अंदर उन्होंने, अजय टमटा जी ने, सांसद जी ने, शर्मा गहतोड़ी जी ने, इन्होंने सबने योजना बनानी शुरू कर दी। मैं तो बीच बीच में उतना ही गया जितना इन लोगों ने कहा कि आपको यहाँ कार्यक्रम की जरूरत है, यहाँ जाने की जरूरत है। हालांकि लास्ट के 2-3 दिनों में मुझे लगा कि मैं भी अब कैंडिडेट हूं, तो कैंडिडेट के नाते चूंकि पहले मैं सोचता कि ऐसा मैं खटीमा वाले चुनाव में गया नहीं, ज्यादा जा नहीं पाया, मैं प्रदेश में ही घूमता रहा यहाँ वहां। और थोड़ा मुझे लगा कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो जो है यहाँ पर लगातार इस क्षेत्र से चुनता आया हूँ, तो ठीक है, लोग देख ही रहे हैं कि काम कर रहा हूँ। तो इस बार मैं सोचा, क्योंकि माहौल ऐसा था कि लोग कह रहे थे कि जो भी हम लोग जाते थे चुनाव में, इधर उधर के लोग अनजान बन के, तो वहां जनता खुद ही समझाना शुरू कर देती थी, जनता खुद ही समझाना शुरू कर देती थी कि जो है नहीं, इधर उधर की बात मत करो, इस बार हमने जो है वोट देना है। तो एक अलग प्रकार का वातावरण, और उसमें कैलाश गहतोड़ी की भूमिका, फिर कैलाश शर्मा जी की, जिन्होंने पूरे चुनाव में सभी से लगातार समन्वय, जितना अपनी तरफ से एफर्ट्स हो सकता था उन्होंने भी किया। मैं जब फोन करता था तो कहते थे आप चिंता मत करिए भाई साहब, हम जो है हर तरीके से आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, आप चिंता न करिए, भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और भी बहुत सारे, दीपक मेहरा जी जो वहां के जिला प्रभारी हैं, उन्होंने भी, और सच बताऊं तो वो परसों अपना बेपत्र दे गए भाई साहब। पूरे चुनाव में केवल जो है
बहुत कम राशि 10-20 हजार रुपए की जो है वो उनका पूरा खर्चा था पूरे चुनाव का, जिला प्रभारी का। और वो भी लिख के अपना हिसाब था उन्होंने, होटल में मैं यहाँ रहा उसका उन्होंने आप चुकाया, और जो अपना छोटा मोटा खर्चा होगा वो करके गए, और किसी से कुछ नहीं कहा। जहां जहां कम हो रहा था वहां वहां जा रहे थे। ऐसे हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता लगे हुए थे, बाहर से भी लगे हुए थे, आप सबकी भावनाएं भी जुड़ी हुई थी। और इसके कारण से वो देवभूमि है। देवभूमि तो हमारा पूरा उत्तराखंड है। चंपावत कई मायनों में एक समय में कत्यूरी राजाओं का वो राजधानी होता था, उसके बाद चंद राजाओं की राजधानी होती थी, और बड़ा हिस्टोरिकल मां पूर्णागिरी का धाम जहां पर है। और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा श्रद्धालु कहीं आते हैं तो मां पूर्णागिरी में आते हैं। एक दिन में 1-1 लाख लोग, 1 लाख लोग मां पूर्णागिरी आते हैं। इतना लंबा पूरा नॉर्थ इंडिया का इधर का, यहां से लेकर हम जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अपना सीतापुर, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, कानपुर, घाटमपुर, ये पूरा क्षेत्र, और ट्रेनों की छत पर बैठकर लोग आते हैं मां पूर्णागिरी। तो इतना बड़ा धाम वहां पर है। गोलजू का प्रमुख स्थान, कहते हैं गोलजू का जन्म स्थान जो है चंपावत है। जो न्याय के राजा हैं वो सबसे पहले चंपावत आए। चंपावत के बाद वो घोड़ाखाल गए, और घोड़ाखाल के बाद चितई अल्मोड़ा में। तो इस प्रकार से ये प्रमुख स्थान, गुरु गोरखनाथ का स्थान, मां बाराही का स्थान, मां रणकोची मैया का स्थान, मां हिंगला देवी का स्थान, रिप्टेश्वर महादेव, घटोत्कच की भूमि, बाबा बयानधुरा का स्थान, ऐसे अनेकों स्थान। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं चंपावत, पहले से मैं, चूंकि मेरे लिए कोई नया नहीं था, मैं पिथौरागढ़ में पैदा हुआ और इधर खटीमा में आ गया, बीच में चंपावत पड़ता है, आना जाना लोकल जैसा था। लेकिन इतने स्थान है करके मुझे भी पहले पता नहीं था। जब मैं इस बार चुनाव में गया तब देखा कि मैंने जगह जगह पर ऐसे स्थान है कि जिनको जो है हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि हमारे सब पवित्र धाम है। आने वाले समय में उन्हीं सभी देवी देवताओं की कृपा से आप सबके बीच में ये परिणाम आया। मैं सभी देवी देवताओं को भी नमन करता हूँ, उनका सबका आशीर्वाद मिला, आप सबका आशीर्वाद मिला। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, जो हमेशा पूरे उत्तराखंड के लिए उनका एक अलग प्रकार का विशेष प्रेम, हम किसी से छिपा हुआ नहीं है। और उनके 8 साल पूरे होने पर आज भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है, पूरी दुनिया के अंदर। मैं बार बार कह रहा था, लोग कह रहे थे मुझसे कि नया क्या हुआ। मैंने कहा नया ये हुआ कि पहले जितनी नीतियां बनती थी, जितने कार्यक्रम बनते थे, सरकार के कुछ लोगों के लिए बनते थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद सारे कार्यक्रम गरीबों के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वालों के लिए, जो छूट गए हैं, जो थोड़ा पिछड़ गए हैं, उन सबको आगे लाने के लिए, उनका जीवन कैसे अच्छा चले, उसके लिए अभी 8 साल के कार्यक्रम में हम सब लोगों ने भाग लिया है। हमने सब जगह कार्यक्रम किए हैं। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देखिए, एक तो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान वो कहीं चला है तो हमारे देश में चला है। और पहली डोज मुफ्त में लगाने का काम हुआ, दूसरी डोज मुफ्त में लगाई गई, और तीसरी बूस्टर डोज भी मुफ्त में लगाई जा रही है। 192 करोड़ डोजें अभी तक लग चुकी हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना, जिस योजना ने लोगों के जीवन को बचाने का काम किया। कोरोना की जब पहली लहर आई थी, उस लहर में आप सब लोग उसका थोड़ा महसूस करिए कि उस समय में कैसा हो रहा था। साइन डाई जैसा हो गया था, हर जगह कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई थी। और जो रिक्शा चलाने वाले थे, तांगा चलाने वाले थे, छोटी दुकान चलाने वाले थे, मजदूर थे, जिनका छोटा काम था, वो सारा का सारा काम बंद हो गया था। उस काम भी बंद हो जाने के बाद भी उनके घर का चूल्हा न बुझे, उनके घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता करी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को इस योजना से सीधे सीधे लाभ पहुंचा, जिसको 5 किलो अनाज प्रति यूनिट के हिसाब से देने का काम हुआ। जहां एक तरफ आज लोग बात करते हैं कि यहाँ गरीबी बढ़ गई, ये हो गया, वो महंगाई बढ़ गई, तो
वहां पर प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, जो करिश्माई नेतृत्व, जो हमारी आम जनता का नेतृत्व, सामान्य जनता का नेतृत्व, ऐसा नेतृत्व जो अपनों के बीच से अपनों का नेतृत्व, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को देने का काम किया और हर किसी के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया। उत्तराखंड के अंदर 60 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और आने वाले सितंबर माह तक इस योजना को विस्तारित किया गया है। उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम 2025 में उत्तराखंड राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। आज विजयश्री मिली है। पिछले दिनों आप सबके अथक प्रयासों से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हमको प्रचंड बहुमत मिला है। जब कह नहीं रहे थे लोग कि जो है सरकार आएगी, आप सबको तो पता ही है जब चुनाव प्रारंभ हुए थे तो किस प्रकार की स्थिति थी, कैसी कठिन स्थिति थी। उस कठिन स्थिति में लोग कहते थे कि सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी, 20-25 सीटें भी आ जाएं तो बहुत है। लेकिन उस स्थिति से निकाल कर लाने का काम आप सब लोगों ने किया है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया है। तो हमने जो भी संकल्प लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उसकी शुरुआत हो गई है। अभी जो चारों धामों में और उत्तराखंड के अन्य स्थानों पर जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि आप समझ लीजिए कि यात्रा को कंट्रोल करना बहुत एक चुनौती हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कर रहे हैं। 5-5 गुना ज्यादा लोग आ जा रहे हैं। केदारनाथ में जहां 15,000 अधिकतम कैपेसिटी है, वहां पर 25,000 30,000 लोग पहुंच जा रहे थे। इसलिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को थोड़ा किया है। कुछ परेशानियां भी लोगों को हुई है, लेकिन इसके लिए हमको करना पड़ा है क्योंकि लोगों की जान बचाना, लोगों की यात्रा, जो आ रहे हैं हमारे अतिथि, उनके लिए यात्रा सरल हो, सुगम हो, सुरक्षित हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इसलिए हम उसको कर रहे हैं। हम निवेदन भी कर रहे हैं लोगों से कि जब तक आपकी यात्रा का आपका रजिस्ट्रेशन न बनाओ, जब तक आपको हेल्थ आपकी अलाउ न कर रही हो, डॉक्टर आपको मेडिकली फिट घोषित नहीं कर रहा है, तब तक आप यात्रा मत करिए। अब इसमें बहुत सारे उसमें आ भी गया बीच में कि इतनी डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, जबकि यात्रा व्यवस्थित चल रही है। डेथ वहां पर आपको पता है कोरोना महामारी होने के कारण से, उसके बाद बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लोगों के लंग्स इत्यादि वीक भी हो गए। और सब लोग, श्रद्धा और आस्था का हमारा देश है, सभी लोग चारों धामों में जाना चाहते हैं, हमारे देवी स्थानों पर जाना चाहते हैं। उसके कारण से परेशानियां हुई हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे निवेदन किया है, भाइयों बहनों, हमारा उद्देश्य है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए, सभी की शुभकामनाएं चाहिए, उत्तराखंड की जनता की शुभकामनाएं चाहिए। और हमारे सामने हमको सत्ता मिली है, तो सत्ता में जब जीत भी मिलती है, पहले भी जीत मिली है, अभी इतनी बड़ी जीत मिल गई कि मैंने कहा कि 93-94%, मतलब ये समझ लीजिए कि 100% हो गया, वो 100% हो गया, जो सोचा भी नहीं था। तो कोई विपक्ष नहीं, कोई कुछ नहीं, सब चीजें होने के बाद तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। थोड़ा हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ती कि हम और अपना और अधिक सेवा के भाव से और अधिक समर्पण से लोगों के बीच में जाएं, अपना काम करें। कहीं हमारे अंदर अहंकार की स्थिति पैदा ना हो, कहीं हमारे अंदर की नम्रता विनम्रता कम न हो। इस बात का हम सब कार्यकर्ता भाई बहनों को चिंता करनी है, क्योंकि जो भी विजय मिलती है, जो भी आप सब लोगों के कारण मिलती है, कार्यकर्ता ही हमारी संगठन की रीढ़ है, कार्यकर्ता ही हमारी जान है, कार्यकर्ता ही हमारी जो है, जैसे झंडा लगा होता है तो वो झंडा तभी फहरता है, तभी पार्टी आगे बढ़ती है जब डंडा मजबूत होता है, लोगों को तभी झंडा दिखाई देता है। तो मैं जानता हूं आप सबके प्रयासों से, आप सबके परिश्रम से मैं आज ये कह सकता हूं कि हमारी पार्टी लगातार आगे बढ़ेगी। और एक कार्यक्रम पूरा हो गया, ये चुनाव भी पूरा हो गया, पिछला चुनाव भी पूरा हो गया, अब आगे के कार्यक्रमों के लिए हम सब आगे बढ़ते हैं। आज के अवसर पर मैं आप सभी को ये शुभकामनाएं देते हुए कि आप सबके अंदर ये ऊर्जा और ये उत्साह ये बना रहना चाहिए। और जो हमारा काम है अनवरत रूप से चलना, कि एक विजय हो गई तो रुक जाना, दूसरी विजय हो गई फिर रुक जाना। अब एक हो गया, एक काम हो गया, एक कार्यक्रम था, एक चुनाव पहले हुआ, एक चुनाव, ये ऐसी स्थिति पैदा हो गई। मेरे ऊपर भी केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सभी लोगों ने विश्वास किया और मुझे काम दिया। चंपावत की जनता ने, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर मोहर लगाई है और इतना बड़ा मैंडेट हमको दिया है। तो मैं निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, सभी का और सभी कार्यकर्ता भाई बहनों का, सबका धन्यवाद करते हुए अपने चंपावत क्षेत्र के मतदाता भाई बहनों का, जिन्होंने, देवतुल्य जनता ने
वहां से इतना समर्थन दिया है, उन सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच में सौरभ बहुगुणा जी, कैबिनेट मंत्री, जो एक मंडल पर लंबे समय तक रहकर के जिन्होंने संगठन में काम किया, हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आपसे भी मेरा निवेदन कि आप पुष्प कुछ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। मेरा सभी विधायकगणों से निवेदन है कि एक एक करके आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प कुछ भेंट करेंगे, पर आकर के एक एक करके आएंगे। सभी को अवसर मिलेगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। पहले माननीय विधायक